नमस्कार, मेरा नाम है प्रकाश श्रीवास्तव। प्रेरणा मीडिया के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का अनेक अनेक स्वागत। आज विश्व पर्यावरण दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जंगल ना हो तो बाघ मारे जाते हैं और यदि बाघ ना हो तो जंगल नष्ट हो जाता है। इसलिए जंगल बाघ की रक्षा करते हैं और बाघ जंगल की रखवाली करते हैं। हजारों वर्ष पुराना महाभारत के इस श्लोक को और अच्छे से समझने आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं धरती के स्वर्ग कॉर्बेट नेशनल पार्क में, और हम बात करेंगे वहाँ के वर्तमान निदेशक डॉक्टर धीरज पांडे से। आपका अनेक अनेक स्वागत धीरज जी हमारे चैनल पे। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि विश्व पर्यावरण दिवस आखिर हम क्यों मनाते हैं? देखिए, हर वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और सबसे पहले 1974 में जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम लॉन्च हुआ और उस दिन जिस दिन ये लॉन्च हुआ प्रोग्राम यूनाइटेड नेशंस में, उस दिन को माना गया कि पहले दिन को विश्व पर्यावरण दिवस के तौर पे मनाया जाएगा। तो 5 जून की तिथि निर्धारित की गई और तब से लगातार पूरे विश्व में वन और पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में इसको हम धूमधाम से मनाते हैं। इसका मेन उद्देश्य जो है वो यही है कि लोगों में और जनमानस में जो पर्यावरण संरक्षण है, क्लाइमेट चेंज है और जो प्रदूषण आजकल हो रहा है उसके बारे में जागरूक करना और कैसे इसको हम कम कर सकते हैं। तो प्रकृति या पर्यावरण का आखिर संरक्षण आखिर क्यों ज़रूरी, क्यों आवश्यक? देखिए, बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न आपने पूछा है। जब हम बात करते हैं प्रकृति की, जब हम बात करते हैं पर्यावरण की, देखिए आज के जो परिवेश है जिसमें हम लोग रह रहे हैं, शहरीकरण बहुत बढ़ गया है और बहुत अधिक हम लोग ये देख रहे हैं आजकल कि पर्यावरण प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा है जी। पेड़ों का अवैध कटान हो रहा है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कम होता जा रहा है और उसके अलावा बहुत सारी दिक्कतें वन और वन्यजीव संरक्षण की दिशा में आ रही हैं, जिसके समाधान के लिए हमें बहुत सार्थक प्रयास करे जाने की आवश्यकता है। इस दृष्टिकोण से चाहे हम शहरों की बात करें, आपने देखा कि इस वर्ष भी गर्मी, अशातीत गर्मी पड़ी है जी। हम बात करें क्लाइमेट चेंज की, तो उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में यदि मैं कहूँ तो हमें कई सारे फ्लावर्स की फ्लावरिंग देखी जा रही है ऐसे समय पर जबकि वो फ्लावर नहीं करते थे या उसमें पुष्पन नहीं होता था। ये कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज की तरफ इशारा करता है। बुरांस मुझे ध्यान है पहले मार्च अप्रैल के महीने में दिखाई देता था और अब दिसंबर के महीने में दिखाई देता है, यानी उसको जो टेम्परेचर है वो दिसंबर के महीने में ही फूल को मिल जा रहा है और वो खिल रहा है। तो इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज का असर पड़ रहा है और हम लोग कहीं ग्लोबल वार्मिंग की दिशा में भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत चिंतनीय विषय है। एनिमल माइग्रेशन पैटर्न्स देखे गए हैं जो कि इस तरफ इशारा करते हैं। अगर आप वैश्विक परिदृश्य देखें तो बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं, बहुत सारे आइलैंड्स ऐसे हैं। ग्रीनलैंड की बात करें, हम नॉर्थ पोल साउथ पोल की बात करें, जहाँ पर आइस कम हो रही है। हम अपने ग्लेशियर्स अगर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ग्लेशियर से आइस कम हो रही है। चाहे हम गंगोत्री की बात करें, अगर पुराने 20 साल पुराने आप फोटोग्राफ्स देखें तो ग्लेशियर उस समय कहाँ थे और अब कहाँ आ गए। तो इन सब बातों को पर विचार करते हुए इसकी तरफ एक सार्थक पहल समाधान की करने की आवश्यक है। इस कारण से इसकी आवश्यकता प्रतीत होती है। इसी से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है कि एक व्यक्ति जो शहर में और एक तरह से हम माने कि प्रकृति से दूर हो गया, तो उसके लिए ये प्रकृति का संरक्षण कितना प्रासंगिक, कितना रेलेवेंट होगा आपके हिसाब से, और क्यों होगा? हाँ, देखिए, हमारा जिस तरीके से शहरीकरण बढ़ रहा है आजकल और शहरीकरण बढ़ने के साथ साथ जो दिक्कतें सामने आ रही हैं, एक तो शहरों में आपने देखा पोल्यूशन जी, प्रदूषण ये की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। पोल्यूटेड सिटीज़ में यदि आप जाते हैं तो आपको सांस लेने में लोगों को तकलीफ महसूस होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पानी की दिक्कतें बढ़ी जी हैं। बिल्कुल। तो जितने भी मेट्रोज़ हमारे हैं, कहीं ना कहीं इन सब दैनिक जो हमारी आवश्यकताएं हैं, स्वच्छ पानी, स्वच्छ मिट्टी जी और स्वच्छ हवा, जी। जिसको हम बोलते हैं ना मिट्टी, पानी और बयार, जीवित रहने के आधार। तो ये हम इन चीज़ों से हम जूझ रहे हैं और इन चीज़ों को हम लोग, जो एक बेसिक राइट है एक इंसान का, एक ह्यूमन बीइंग का, वो प्रोवाइड करने में भी हमें कठिनाई हो रही है जी। तो इस कारण से ये और भी प्रासंगिक हो जाता है कि शहरों में जो लोग रह रहे हैं वो पर्यावरण संरक्षण के प्रति और चेतें। आपने देखा होगा जहाँ कंक्रीट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है वहाँ गर्मी भी बहुत ज़्यादा का प्रकोप ज़्यादा होता है, और जहाँ पेड़ लगे होते हैं,
या वेजिटेशन कवर होता है, वहाँ पर स्वतः कुछ डिग्री तापमान जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। जी। तो ये परिप्रेक्ष्य भी बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों को इस बारे में जागरूक करना, बताना कि पेड़ों की क्या महत्ता है और पर्यावरण संरक्षण की क्या महत्ता है और क्यों हमें इस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। तो धीरज जी, इतने बड़े विश्व प्रसिद्ध पार्क की जिम्मेदारी आज आपके ऊपर है, तो बहुत तरह की कठिनाइयाँ और चैलेंजेस आपको आती होंगी, जिसके चारों तरफ इंसानियत आती है। किस तरह की कठिनाइयाँ, किस तरह के चैलेंजेस आप फेस करते हैं? देखिए, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व एक विश्व प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व है और देश विदेश से सैलानी यहाँ आते हैं। जो सबसे बड़ा चैलेंज अभी हमारे सामने आ रहा है वो मानव वन्यजीव संघर्ष के तौर पर आ रहा है। इसमें हम लोग पिछले करीब अगर एक दशक की मैं बात करूँ तो जो टाइगर स्ट्रेइंग के इंसिडेंट्स हैं, टाइगर कॉन्फ्लिक्ट के जो इंसिडेंट्स हैं, जहाँ ह्यूमन टाइगर इंटरेक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। क्योंकि टाइगर्स अब अपनी टेरिटरी को छोड़कर फ्रिंज एरियाज़ वो होते हैं जो आबादी से सटे क्षेत्र जो जी। वनों के करीब होते हैं, जी। उनमें इनके आवागमन बढ़ा है। हम्म। कहीं ना कहीं कॉरिडोर्स भी टाइगर्स से प्रभावित हुए हैं, जी। उनसे भी कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आई है। तो ये एक बहुत ही चिंतनीय बिंदु है जिसके बारे में हम लोगों को बहुत सार्थक प्रयास करने की आवश्यकता है। और इसके साथ साथ हाथियों के लिए भी, कॉर्बेट में लगभग 1200 हाथी, तो जो हमारे वाइल्ड एलिफेंट्स हैं, एशियाटिक एलिफेंट्स हैं, ये भी बाहर निकलते हैं और फ्रिंज फॉरेस्ट एरियाज़ में जहाँ पर खेती की जाती है उन क्षेत्रों में आते हैं। और जब धान और गेहूं की फसल पकती है तो ये कॉन्फ्लिक्ट के इंसिडेंट्स और बढ़ जाते हैं। तो हाथियों के साथ हो, चाहे लेपर्ड्स के साथ हो, चाहे टाइगर्स के साथ हो, कॉर्बेट में टाइगर्स की हाईएस्ट डेंसिटी है वर्ल्ड में। जी। तो लगभग 17 से 18 टाइगर्स अगर हम बच्चे भी काउंट कर लें तो लगभग प्रति 100 स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। और यदि हम विदेशों में कंपेयर करें अमू टाइगर्स के साथ तो 400 से 500 स्क्वायर किलोमीटर में एक टाइगर वहाँ पे रहता है। तो उसके परिप्रेक्ष्य में यदि हम कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा टाइगर डेंसिटी है। और ये भी एक कंजर्वेशन का तो परिणाम है ही कि एक सार्थक पहल की गई प्रोजेक्ट टाइगर के माध्यम से, और पिछले लगभग 50 दशकों में जो प्रयास किए गए उसके माध्यम से संख्या बढ़ी, लेकिन जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भी उसी परिप्रेक्ष्य में बढ़ा है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसके अलावा जो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन है वो तो हमारी टॉप प्रायोरिटी हमेशा कॉर्बेट में रही है। 1288 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश से सटी हुई बाउंड्री है, हमारी दक्षिणी सीमा है, बहुत सेंसिटिव है। तो वहाँ हम लोग किस प्रकार से पेट्रोलिंग हम लोग कर पाएँ उसके लिए भी हम लोग पूरा सार्थक प्रयास करते हैं। कॉर्बेट में यदि मैं कहूँ तो लगभग एक दिन में 1000 किलोमीटर ऑन एन एवरेज फुट पेट्रोल होता है, जो कि एक हमारे लगभग 600 से 700 जो कर्मी हैं, वन कर्मी हैं, वो लगातार इसमें लगे रहते हैं। बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा नंबर है और एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज लगातार चलती रहती है। तो ये महत्वपूर्ण चैलेंजेस हैं। टूरिज्म मैनेजमेंट एक दूसरा एक चैलेंज है जो हमारे समक्ष आता है, क्योंकि अब टूरिस्ट भी बहुत संख्या में कॉर्बेट में आ रहे हैं। प्रसिद्धि के साथ साथ हम कॉर्बेट की जो गरिमा है उसको भी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है और एक सतत पर्यटन, एक सस्टेनेबल टूरिज्म की तरफ हम लोग आगे बढ़ें, ऐसा हमारा प्रयास रहता है। और टूरिस्ट भी एक अच्छा अनुभव लेके यहाँ से जाए, हमारी कोशिश ये भी रहती है। तो मानव और वन्य जीव एक कॉमन ग्राउंड साझा नहीं कर सकता, तो ऐसे में मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने के लिए विशेष रूप से आपके कार्यकाल में किस तरह के पहल लिए गए हैं उसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे। देखिए, लगभग पिछले 2 सालों में हमने प्रयास किया कि जो मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं जो इस दौरान बढ़ी उनको हम न्यूनीकरण की तरफ कैसे बढ़ाएं। 100% कंट्रोल करना तो संभव नहीं है, लेकिन हमारा प्रयास ये था कि किस तरफ एक सार्थक हम लोग पहल कर पाएँ। तो उस दिशा में 3-4 इनिशिएटिव्स हमारी तरफ से लिए गए, जिसमें जो ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट की मैंने बात कही, जब हमने डेटा एनालिसिस किया तो पिछले लगभग 5 सालों में कॉर्बेट की जो 42 किलोमीटर की परिधि है जहाँ एलिफेंट्स का आवागमन होता है, अलग अलग कॉरिडोर्स हैं जहाँ से हाथी बाहर निकलते हैं और कोसी नदी में जाते हैं या आसपास के वाटर बॉडीज़ में जाते हैं और वापस जंगल में प्रवेश करते हैं और आबादी के क्षेत्र से होकर गुजरते हैं। तो उस क्षेत्र को हमने चयनित किया और जब हमने देखा, उसकी डेटा एनालिसिस किया, तो ये पाया कि लगभग 183 घटनाएँ घटित हुई हैं लगभग 5 सालों में ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट की। तो हमने ऐसे क्षेत्र का चयन किया एक पायलट प्रोजेक्ट के लिए, जहाँ नेचर बेस्ड सोल्यूशन को हम यूज़ करें। एक मैं नेचर बेस्ड सोल्यूशन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्रकृति से हम लोग इसका सोल्यूशन निकालें, इसका उपाय निकालें कि किस प्रकार से हम लोग ये कॉन्फ्लिक्ट कम कर सकते हैं। तो उसके लिए बी हाइव फेंसिंग का एक प्रयोग हमने किया ढेला रेंज में, जहाँ बहुत लगातार टस्कर्स बाहर आते थे और उस पेरिफेरी में बहुत ज़्यादा डैमेज करते थे, प्रॉपर्टी डैमेज वहाँ होता था, लाइफ लॉस की संभावनाएं बनी रहती थी, क्रॉप लॉस तो होता ही था, जो कृषक खेती कर रहे हैं उनकी पूरी 6-6 महीने की मेहनत बर्बाद हो जाती थी। तो ऐसे क्षेत्र को हमने चयनित किया और वहाँ पर हमने बी हाइव फेंसिंग का एक प्रयोग किया। बी हाइव फेंसिंग में हमने क्या किया कि जो बी हाइव्स होती हैं या मधुमक्खी के छत्ते होते हैं उनको एक स्ट्रेटेजिकली हमने प्लेस किया
और उस बाउंड्री पर और 2 पोल्स के बीच में उसको हैंग करके और उसमें ट्रिप वायर से उसको कनेक्ट कर दिया। देखिए ये प्रयोग अफ्रीकी देशों में कई बार किया जा चुका है पहले भी। अच्छा। वहाँ से हम लेंगे इसकी इंस्पिरेशन ली, लेकिन हमने उसको ट्वीक किया और उसमें कुछ चेंजेस करे, मॉडल में चेंजेस करे, क्योंकि जो वहाँ प्रयोग किया जा रहा था उसको सतत सीधे तरीके से यहाँ प्रयोग नहीं किया जा सकता था। तो चेंज करने के बाद और कुछ एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमने उसे इम्प्लीमेंट किया और मुझे बताते हुए बड़ा एक खुशी हो रही है कि जब हमने ये करा तो पहले हम बड़े अप्रेहेंसिव थे कि ये प्रयोग लोग ओन करेंगे कि नहीं, इसको अपने आत्मसात करेंगे कि नहीं। ये एक प्रश्न चिन्ह था हमारे सामने। लोग मतलब ग्रामीण और इको डेवलपमेंट कमेटी के माध्यम से ये करने का प्रयास हमारा था। तो जब मैं पहली बार इस प्रोजेक्ट को लेके गया उनके समक्ष तो वो बड़े अप्रेहेंसिव लगे। उनको लगा कि ये क्या चीज़ आ गई है और ये क्या है, ये समझ में नहीं, ऐसा क्यों होगा। आपको पता है कि हाथी और मधुमक्खी का रिश्ता जो है वो दे डोंट जेल टुगेदर। तो मधुमक्खी हमेशा हाथी को दूर भगाती है, चाहे उसकी बजिंग साउंड हो, चाहे उसका डंक हो, उससे हाथी उसके पास नहीं आता है। तो ये एक हमने एक प्रयोग किया और फिर एक जो इको डेवलपमेंट कमेटी थे उसके अध्यक्ष ने एग्री किया ढेला में कि हम इसको करने के लिए तैयार हैं। तो उनको हमने फिर उनके साथ हमने कोलैबोरेशन किया और बेसिकली ये बी हाइव्स को हमने अरेंज किया। पहले ट्रेनिंग इनकी ऑर्गेनाइज करी, फिर पंतनगर यूनिवर्सिटी उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा। तो BKRTC एक बीकीपिंग रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, उसमें भेजा और वहाँ से ट्रेनिंग करने के बाद उन लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट किया। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा जब ये पिछले लगातार करीब 1 साल से हम लोग देख रहे हैं, इसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमने कैमरा ट्रैप्स लगाए और हाथी के बिहेवियर को भी ऑब्जर्व किया, किस तरीके से वो करता है। तो केवल एक इंसिडेंट ऐसा हुआ है पिछले 12 महीनों में जहाँ हाथी ने क्रॉप डैमेज किया हो, अंदर गया हो, जबकि औसतन धान और गेहूं और गन्ने के फसल उगने के दौरान या मैच्योर होने के दौरान अनुमानतः 10 से 12 बार एक हाथी खेत में जाता था। एक महीने में। तो पूरे 1 साल का अगर हम डेटा देखें तो केवल 1 बार ऐसा इंसिडेंट हुआ। तो ये एक बड़ा इंकरेजिंग साइन हमें लगा कि ये इस प्रोजेक्ट को अब स्केल अप किया जा सकता है और क्षेत्रों में भी ले जाया जा सकता है। अच्छा, इसके फायदे क्या क्या हैं? फायदे एक तो ये कि हाथी ने आना बंद किया। दूसरा फायदा ये हुआ कि इसमें से शहद जब बनना शुरू हुआ तो उसको हमने एक प्रोडक्ट के रूप में लॉन्च कर दिया और इको डेवलपमेंट कमेटी को उससे आय होने लगी। सो एक इकोनॉमिक हुक उस प्रोजेक्ट में हमने इनिशिएट कर दिया, तो उससे फायदा होना शुरू हुआ। आत्मनिर्भरता की तरफ। हाँ जी, बिल्कुल। तो उनको एक लगा कि हम लोग जो है इससे पैसा भी हमको मिल सकता है और उससे भी बड़ी बात जो पॉलिनेटर स्पीशीज हैं, बीज जो हैं, वो आपको पता होगा कि एक FAO की रिपोर्ट आई थी जिसमें ये जिक्र था कि आने वाले दिनों में फूड सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि बीज की पॉपुलेशन बहुत गिर रही है और जो क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीशीज हैं वो जो है उनका प्रोपगेशन कम हो रहा है। तो बीज अगर बढ़ जाएंगी तो पॉलिनेशन कहीं ना कहीं बढ़ेगा और उससे उत्पादकता में भी प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ेगी। तो ये भी एक हमको पॉजिटिव। अभी हम लोग डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि बीज के और कौन कौन से हम बीज वैक्स पे चले जाएं, बी वेनम है, प्रोपोलिस है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं और इसका इकोनॉमिक फायदा सीधे उस इको डेवलपमेंट कमेटी को मिल सकता है। तो ये एक प्रयास था। इसके अतिरिक्त एक प्रयास हमने टाइगर कॉन्फ्लिक्ट कम करने के लिए भी किया है। उसमें हमारी कोशिश है कि लोगों के साथ हम अधिक से अधिक बात करें, उनके साथ बैठें और उन्हें समझाएं कि कैसे वो अपना व्यवहार परिवर्तन कर सकते हैं कि टाइगर के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट कम हो। हमने इस प्रोग्राम को नाम दिया लिविंग विद टाइगर्स, जो कॉर्बेट की पेरिफेरी में हम लोग कर रहे हैं, जो हमारी जितनी फॉरेस्ट रेंजेस हैं उनमें हम लोग कर रहे हैं। और अभी तक लगभग 6000 स्कूली बच्चों और लोगों के साथ हम लोग बैठ के कर चुके हैं। द आइडिया इज टू चेंज द फोकस फ्रॉम टाइगर टू पीपल। मतलब हमारा जो फोकस है वो जानवरों पे ना रहे, टाइगर पे ना रहे, लोगों पे फोकस रहे और कैसे लोग अपना व्यवहार परिवर्तन करके ये कॉन्फ्लिक्ट को कम कर सकते हैं, न्यून कर सकते हैं, उस बारे में हम लोगों को बताते हैं। जिसमें हम उन्हें ये भी बताते हैं कि घर के आसपास जो झाड़ियाँ हैं उनकी साफ सफाई रखें, जहाँ लाइट नहीं है वहाँ लाइट लगाने के लिए हम लोग उनको प्रयास करते हैं और इको डेवलपमेंट कमेटी के माध्यम से वहाँ लाइट लगाई जाती है, सोलर लाइट। उसके अलावा स्कूल में जब बच्चे जाते हैं तो किस प्रकार से आपको जंगल में जाना है, किस प्रकार से आपको साथ में ट्रैवल करना है, किस प्रकार से ऐसी वॉलंटरी विलेज प्रोटेक्शन फोर्स के माध्यम से या लोगों को अवेयरनेस देनी है कि यदि कहीं पर भी कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एविडेंस हमें मिले टाइगर की प्रेजेंस का, या कॉल साइन हो या उसका स्कैट कहीं दिखाई दे या किसी के घर के आसपास वो दिखाई दे रहा है, तो वो जो है उसको तत्काल हमें बताएं ताकि हमारी मॉनिटरिंग टीम्स वहाँ पे जाएं, हमारी क्विक रिस्पांस टीम्स वहाँ पर जाएं, उसका हम निदान कर पाएं। और अभी हमने एक नया प्रयोग हम लोग इस साल करने जा रहे हैं जिसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज़ करेंगे। ऐसे क्षेत्र हमने चयनित करे हैं जहाँ इस प्रकार के स्ट्रेइंग इंसिडेंट्स हो रहे हैं, वहाँ पर जो पुराना हमारा कैमरा ट्रैप्स का डेटाबेस है उसको हम लोग यूज़ करेंगे और एक्टिव ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हम लोग प्रयास करेंगे कि एडवांस वार्निंग सिस्टम हम लोग डेवलप कर पाएँ ताकि लोगों को टाइगर के प्रेजेंस की सूचना पहले ही मिल जाए क्षेत्र में और वो सतर्क हो जाए अपने।
तो इस तरीके के कुछ इनिशिएटिव्स तो मतलब जो कैमरा ट्रैप है वो आपको एआई की मदद से पहले वार्निंग दे देगा ताकि लोग सतर्क हो जाएं। जी, क्या मैं सही? अब एक्टिव ये जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये बहुत व्यापक रूप से यूज़ हो रहा है जी, कंजर्वेशन के बिल्कुल, क्षेत्र जी। में। तो इसमें क्या होगा कि एक टावर पे एआई सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हुए हम्म, कैमरा लगाया जाएगा, और वो जो हमारे कैमरा ट्रैप के डेटाबेस होंगे उनसे हम सिंक करेंगे, हम्म, ताकि हमें मालूम रहे कि कौन सा टाइगर है। आपको जानकारी होगी कि टाइगर्स अपने स्ट्राइप्स की वजह से पहचाना जी जाता है। बिल्कुल। तो अगर उस प्रकार के फोटोग्राफ्स को कैच करता है एआई का कैमरा, तो वो तत्काल प्रभाव से एक एसएमएस जो है वो निकटवर्ती जो हमारे फॉरेस्ट चौकी होगी उसके पास भी जाएगा, जो हमारी क्विक रिस्पांस टीम है उसके पास भी जाएगा, और स्थानीय जो लोग हैं, हमारी वॉलंटरी प्रोटेक्शन फोर्स है, उसके पास भी जाएगा, अच्छा, ताकि लोगों को पहले पता चल जाए कि इसके 500 मीटर की परिधि में ये टाइगर टाइगर आ का गया मूवमेंट है, है। आप लोग सतर्क हो हाँ, जाएं। सतर्क हो जाए। तो इस प्रकार का प्रयोग अन्य टाइगर रिजर्व में भी किया गया, हम इसको जल्दी जल्दी यहाँ भी शुरू करने वाले हैं। तो धीरज जी, कॉर्बेट नेशनल पार्क आज एक विश्व प्रसिद्ध नेशनल पार्क है और चुनिंदा पार्कों में से माना जाता है। तो इसकी विश्व प्रसिद्धि का मुख्य श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? किस कारण को, को देना चाहेंगे? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा, और जो मुझे हमेशा से ये लगता है कि अ, जब कॉर्बेट की हम बात करते हैं तो हम टाइगर की बात करते हैं, और जो टाइगर का ऑरा होता है वो इतना बड़ा ऑरा होता है कि उसके पीछे बाकी सारी बातें छुप जाती हैं। तो टूरिस्ट आता है, वो टाइगर से इतना एनामर्ड हो जाता है, वो उसे देख के इतना एक्साइटेड हो जाता है, या उसे एक ही चीज़ देखनी होती है कि उसे टाइगर के साइटिंग हो जाए। लेकिन इसके पीछे बहुत लोगों की मेहनत लगी होती है, और इसमें खासकर जिन लोगों का योगदान रहा है वो हमारे फुट सोल्जर्स हैं। क्योंकि जो लोग लगातार, जैसे मैंने आपको पहले बताया, लगभग 1000 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं, इस दौरान भी हमारा स्टाफ पेट्रोलिंग गश्त चल कर रहा रही है, होगी। जी जी गश्त कर रहा है। जी। और जब शाम को हमारे पास उसकी रिपोर्ट आती है 7 साढ़े 7 बजे शाम को कि किस रेंज में कितनी पेट्रोलिंग हुई है, कौन सी, जब तक शाम तक हमारी टीम वापस नहीं आ जाती अपने कैंप में, तब जाके हमें चैन मिलता है कि आज हमारे सारे लोग सुरक्षित अपने कैंप में पहुंच गए। क्योंकि टाइगर टेरिटरी में फुट पेट्रोल करना अपने में एक बहुत बड़ा रिस्क है, और हमारा स्टाफ लगातार इन रिस्क से जूझता है। अब पिछले वर्ष भी हम लोगों ने देखा कि 2-3 इंसिडेंट्स ऐसे हुए जिसमें हमारे स्टाफ पर अटैक हुआ टाइगर का, और उनकी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उनकी डेथ भी हुई। जी जी। तो इस तरीके के इंसिडेंट्स हैं, लेकिन मुझे इस बात का सबसे बड़ा गर्व ये होता है कि मुझे क्या मौका मिला इन लोगों के साथ काम करने का, और बहुत क्लोजली इन लोगों के साथ बैठने का, देखने का, उनकी दिक्कतों को समझने का। तो हमारा प्रयास ये भी रहता है कि हम जो बेस्ट पॉसिबल हो, चाहे वो इक्विपमेंट्स के तौर पे हम लोग कर पाएँ, या गियर्स के तौर पे कर पाएँ, या उनकी वेलफेयर के लिए जो भी मेडिकल फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड कर पाएँ, उसके बारे में हम लोग अपनी तरफ से जो बेस्ट हो सकता है वो करें। तो उस तरफ भी हम लोग पूरा प्रयास करते हैं। और देखिए, आपने टाइगर रिजर्व की बात करी, तो जो फुट सोल्जर्स हमारे हैं, जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, ये तो आगे हैं ही। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट टाइगर जब इनिशिएट हुआ 70 के दशक जी में, जी। जब ये देखा गया कि टाइगर की पॉपुलेशन कम होती जा रही जी। है, और एक बहुत मतलब दिक्कत आने वाली है, भविष्य में एक्सटिंक्शन की तरफ बढ़ रहा है। जी जी। तो जो प्रोजेक्ट टाइगर है, जो कॉन्सेप्ट था, वो जो कॉन्सेप्ट लॉन्च किया गया, उस कॉन्सेप्ट के बाद से लगातार लॉन्च होने के बाद से लगातार जिन अधिकारियों ने या जिन कर्मचारियों ने इसमें जी जान लगा के काम किया, जी। लगभग 35 लोगों ने अपनी जान गंवाई है पिछले 3 दशकों में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में काम करते करते। अकेले आप कॉर्बेट की बात कर जी, मैं केवल कॉर्बेट की बात जी। कर रहा हूँ, और उन लोगों का जो योगदान है वो कभी नहीं भुलाया जा सकता। उसमें हमारे फॉरेस्ट रेंजर्स हैं, हमारे डिप्टी रेंजर्स हैं, फॉरेस्ट गार्ड्स हैं, बीट वॉचर्स हैं, हमारे महावत हैं, जी। जिन्होंने दिन रात कॉर्बेट में अपनी सेवाएं दी हैं। और कई इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं, टाइगर ने हमारे कर्मचारियों को मौल किया, और वो लोग ठीक हुए, हॉस्पिटल में एडमिट हुए और वापस आए काम जी पर, जी। छोड़ के नहीं गए। तो इस तरीके का जज्बा मैंने और कहीं नहीं देखा है। एक अलग तरीके का एक मोटिवेशन है इन लोगों में, और सच में मैं बड़ा बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे इनके साथ काम करने का मौका मिला। तो आप विश्व प्रसिद्धि का मुख्य कारण या स्रोत बोलेंगे टाइगर ही है? जी बिल्कुल, बाघों का प्रेजेंस। जी। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो एक धारणा है कि कहते हैं कि आप उस चीज़ या वस्तु से कभी लगाव नहीं कर सकते हैं जिसको कि कभी आपने देखा नहीं। तो ऐसे में बाघों के संरक्षण को लेकर उनके बारे में या उनके पक्ष में एक आख्यान बनाने में आप बाघों से जुड़े पर्यटन को कितना श्रेय देंगे? जैसे कि आपने अभी बताया कि मुख्य रूप से लोग बाघों को ही देखने आते हैं, तो ऐसे में उनके पक्ष में एक आख्यान बनाने में पर्यटन का कितना श्रेय? डेफिनेटली। देखिए, टूरिज्म एक इतना बड़ा साधन आजकल हो गया है, जिसमें हमारे पास देशी और विदेशी दोनों ही तरीके के पर्यटक कॉर्बेट में आते हैं जी। और जो भी रेवेन्यू इससे जनरेट होता है
अब वो सारा रेवेन्यू या जो भी धनराशि इससे प्राप्त होती है वो सारा रेवेन्यू फाउंडेशन के माध्यम से डवटेल होके वापस फ्लो बैक होता है कंजर्वेशन। तो एक तरीके से जो धनराशि हमें प्राप्त हो रही है इस टाइगर रिजर्व को रन करने के लिए फाउंडेशन के माध्यम से, वो सारी की सारी जो पर्यटक का जो रेवेन्यू प्राप्त होता है वो तो आ ही रहा है जी। तो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि यदि हम वैश्विक परिदृश्य में देखें जी तो कई सारे मॉडल्स कंजर्वेशन फाइनेंस के चलते हैं जी जिसमें विदेशों में आपने देखा होगा अफ्रीकन कंट्रीज़ में जहाँ पर ट्रॉफी हंटिंग एक बहुत कॉमन मेथड है जिसमें परमिट दिया जाता है जी एक लायन को मारने का जी, या जी। जिराफ को मारने का, और उससे जो धनराशि प्राप्त होती है वो कंजर्वेशन में पूल की जाती है। जब उनका मानना है कि यदि एक लायन को सेक्रीफाइस करने के बाद हम 20 या 25 या 50 लायंस का कंजर्वेशन कर सकते हैं तो ये उचित है। लेकिन हम इस बारे में कभी भारतवर्ष में सोच भी नहीं सकते क्योंकि हमारी एथिक्स अलग हैं, हमारी जी। वैल्यूज़ अलग हैं, हमारा कंजर्वेशन के प्रति नज़रिया अलग है। जी तो इस तरीके का फाइनेंस मॉडल यहाँ पे नहीं चल सकता। लेकिन टूरिज्म का जो प्रयोग यहाँ पे किया गया है, एक तो उससे जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है टाइगर रिजर्व को, वो एक बहुत बड़ा रीज़न है कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम लोग ऐसी कर सकते हैं जिसमें कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट है। जी मैंने जो आपको बीहाइव फेंसिंग की बात बताई वो इसी तरीके का उसका वित्त पोषण या उसका फाइनेंस इसी धनराशि के माध्यम से किया गया। तो एक तरीके का अल्टीमेटली बेनिफिट जो जा रहा है वो कम्युनिटीज़ को जा रहा है। तो इसका डायरेक्ट प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष लाभ कहीं ना कहीं से जो हमारे आसपास के निवासी हैं, जो हमारी कम्युनिटीज़ हैं जो कि कॉन्फ्लिक्ट से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, उनको ज़रूर इसका लाभ मिलता है। तो एक बहुत बड़ा रीज़न ये है जो आपने प्रश्न पूछा जी उसी में इसका उत्तर भी छुपा है। तो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि जो टूरिज्म का जो एक एस्पेक्ट है जिसमें, और इसके अलावा जो अवेयरनेस जो टूरिस्ट लेके जाता है, एक अच्छा अनुभव लेके जाता है जी। इट्स एक सेइंग है ना जिसको कहते हैं हम कि इट्स मोर अबाउट फीलिंग द टाइगर देन सीइंग द टाइगर। एब्सोल्युटली। तो वो जो लोग आते हैं वो जो जंगल को देखते हैं, पहचानते हैं, उसकी सर्विसेज को समझते हैं कि ये क्या आपको बेनिफिट दे रहा है जंगल, तो वो सारी चीज़ें टूरिस्ट अपने साथ लेके जाता है वापस। और कहीं ना कहीं जो छोटे बच्चे आते हैं उनके दिमाग में वो उस बात का एक प्रभाव ज़रूर पड़ता है कि कंजर्वेशन क्यों महत्वपूर्ण है और इसको क्यों आगे ले जाना चाहिए। तो ये बहुत समेकित एक प्रयास के तौर पे मैं देखता हूँ इसको। और डेफिनेटली जो इससे जुड़े हुए लोग हैं, टूरिज्म सेक्टर से जुड़े हुए जो लोग हैं, बहुत स्टेक होल्डर्स हैं। हमारे कॉर्बेट की यदि मैं बात करूं, रामनगर टाइगर टाउन है, टाइगर इकोनॉमी है, बिल्कुल। तो यहाँ पर सारे के सारे व्यवसाय जो हैं कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से टाइगर से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर जो टूरिज्म जो सेक्टर है, जो होम स्टेज हैं, जो नेचर गाइड्स हैं, ड्राइवर्स हैं, ये सभी लोग अपनी आजीविका से कहीं ना कहीं प्राप्त कर रहे हैं इस चीज़ से और अपना घर चला रहे हैं और साथ ही साथ कंजर्वेशन का एक सार्थक मैसेज भी कन्वे कर रहे हैं। तो ये इस बारे में मेरा ये कहना है। तो अभी आपने कुछ जैसे हमारे फॉरेस्ट स्टाफ के दुखद मृत्यु की बात करी, तो मानव वन्यजीव संघर्ष में अगर किसी इंसान की दुखद मृत्यु हो जाती है तो उसमें सरकार द्वारा राहत के किन कदमों को तुरंत उठाया जाता है और किस तरह के प्रावधान हैं उनमें रिलीफ के लिए, उनको राहत के लिए? जी, इसमें देखिए मृत्यु यदि किसी की होती है तो डेथ तो बहुत दुखद ये एक स्थिति होती है जी। और टाइगर कॉन्फ्लिक्ट में या एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट में इस तरीके की कभी डेथ होती है तो हम उससे बड़े व्यथित होते हैं, बड़े परेशान होते हैं और उसका निदान कैसे हो सकता है, इस तरफ हमारा प्रयास रहता है कि ये घटना की पुनरावृत्ति ना हो। यदि ऐसी घटना हो जाती है तो उसके बाद सबसे पहले तो जो पेमेंट एक्स ग्रेशिया का जो पेमेंट होना है, जो मुआवजा दिया जाना है, उसको तत्काल प्रभाव से 24 घंटे के अंदर 30% धनराशि दे दी जाती है और 70% धनराशि भी तत्काल जैसे ही बाकी पेपर फॉर्मेलिटीज़ पूरी होती हैं हम लोग वो दे देते हैं। लगभग 6 लाख रुपए का मुआवजा अभी सरकार की तरफ से। आप कह रहे हैं कुल राशि 6 लाख? कुल राशि 6 लाख रुपए होती है जो तत्काल प्रभाव से दी जाती है। इसकी नियमावली बनी हुई है, उसके आधार पर इसका भुगतान किया जाता है। और इसके साथ साथ हमारी कोशिश होती है कि इस तरीके के टाइगर को आइडेंटिफाई करें तत्काल। तो उसकी तरफ हमारी जो क्विक रिस्पांस टीम्स हैं, जो रेस्क्यू टीम्स हैं, वो तत्काल काम पे लग जाती हैं। उसकी अनुमति प्राप्त की जाती है सक्षम स्तर से और फिर उसकी पहचान के लिए कैमरा ट्रैप्स लगाए जाते हैं, ड्रोन्स का हम लोग प्रयोग करते हैं और इन सारी टेक्नोलॉजी का यूज़ करने के बाद हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन टाइगर इस घटना के लिए जिम्मेदार है। उसका डीएनए मैच कराया जाता है विक्टिम की बॉडी से, टाइगर डीएनए आइसोलेट करते हैं और साथ ही साथ बाद में जब उसे पकड़ा जाता है तो उस टाइगर का डीएनए मैच करने के उपरांत फिर उसे रेस्क्यू सेंटर भेजा जाता है। हम लोग प्रयास करते हैं कि उसे जल्दी से जल्दी ट्रैंकुलाइज कर लें या उसे जल्दी से जल्दी पिंजरे में पकड़। थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए अगर आप थोड़ा इसको और एक्सप्लेन कर पाएं कि डीएनए मैचिंग जो आप बता रहे थे वो किस तरह से होता है? देखिए, ये चूंकि टाइगर मैंने आपको बताया कि एक कॉर्बेट में डेंसिटी टाइगर्स की बहुत ज़्यादा है, तो हमको ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है
कि किस टाइगर के द्वारा हम सही जानवर को हम लोग पकड़े, हम गलती से किसी और टाइगर को ना दंडित कर दें। जी 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 तो ये करने के लिए एक तरीका हम लोग फॉलो करते हैं जो प्योरली साइंटिफिक तरीका है। जी एक तो उसका घटना स्थल के आसपास जो हम लोग पुराना डेटा हमारे पास होता है, कौन सा टाइगर कहाँ मूव कर रहा है। लगभग 500-550 ग्रिड्स जी 2x2 की कॉर्बेट में बनी है, जी 2x2 स्क्वायर किलोमीटर की ग्रिड्स हैं, और उन ग्रिड्स में कैमरा ट्रैप्स लगे होते हैं। इसकी लगातार मॉनिटरिंग चलती है, तो हमें पता है कि किस क्षेत्र में टाइगर की प्रेजेंस, कौन से टाइगर की प्रेजेंस है अनुमानतः। जी उन इमेजेस के आधार पे हम लोग जीरो इन करते हैं टाइगर्स की पॉपुलेशन, कौन सा टाइगर रिस्पॉन्सिबल हो सकता है इसमें। एक तो जी। प्रयास ये होता है। अच्छा दूसरा, जो विक्टिम है या जिसके साथ ये घटना घटी, जी उसके शरीर से टाइगर के हेयर, टाइगर का डीएनए अच्छा। आइसोलेट किया जाता है। ओके उसको हम लोग लेते हैं और जी। उसको हम लोग सीसीएमबी हैदराबाद भेजते हैं या वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून, भारतीय वन्यजीव संस्थान, वहाँ भेजते हैं एनालिसिस के लिए। जी एनालिसिस तो एक तरफ हो जाती है, डीएनए आइसोलेट आपने कर लिया, आपको पता चल गया इसमें मेल टाइगर है कि फीमेल टाइगर है, जी और टाइगर ही है कि लेपर्ड है। जी। अब ये भी हमको देखना पड़ेगा कि वहाँ किसी और जानवर की प्रेजेंस ना रहे। हम्म। तो जब उसकी आइडेंटिटी एस्टैब्लिश हो जाती है कि ये टाइगर है और ये मेल है या फीमेल है, ये हमको पता चल जाता है डीएनए के माध्यम से। जी अब हम लोग, और हमने आइडेंटिफाई किया कैमरा ट्रैप लगा के कि उस क्षेत्र में किस टाइगर का मूवमेंट है। जी ये चिन्हीकरण होने के बाद फिर उस टाइगर को ट्रैंकुलाइज करने की कार्रवाई की जाती है। तो जैसे ही उस टाइगर को ट्रैंकुलाइज करके या पिंजरे में पकड़ लिया जाता है, जी और फिर उसका डीएनए आइसोलेट ब्लड सैंपल लेके फिर से उसका मैच कराया जाता है पुराने टाइगर डीएनए से, अच्छा जो विक्टिम की बॉडी से जी आइसोलेट हुआ है। जी जब मैच अगर पूरा हो जाता है तो जी। ये मान लिया जाता है कि इसी टाइगर ने, क्योंकि उसका डीएनए ही उस बॉडी पर मिला था, इसका जी, मतलब जी। उसने ही उस व्यक्ति को मारा है। हाँ। तो उसके बाद फिर उसको रेस्क्यू सेंटर भेज तो दिया हमने जाता जिस है। बाघ को पकड़ा है उसके वो बाद वही मैचिंग है। हो गई, तो हाँ जी। हमने सही बाघ को पकड़ा। जी जी इस वर्ष हमने पूरे उत्तराखंड में अग्नि का एक प्रचंड रूप देखा, तो किस तरह के प्रयास प्रशासन द्वारा किए जाते हैं अग्नि से वनों को बचाने के लिए? और चूंकि आम लोग भी आपकी बात सुन रहे हैं, तो इस इंटरव्यू के माध्यम से भी आप कोई ऐसा संदेश उनको देना चाहेंगे कि उनको क्या नहीं करना चाहिए विशेष रूप से? देखिए, इस वर्ष बहुत लंबा ड्राई स्पेल चला है जी और विंटर रेंज भी नहीं हुई हैं। जी। उसकी वजह से फ्यूल लोड जंगलों में बहुत ज़्यादा है। जी और उस वजह से फ्यूल आप लोड जी, थोड़ा फ्यूल लोड का अर्थ ये होता है कि जैसे अगर हम उत्तराखंड की बात जी। करें, तो जो पहाड़ी क्षेत्र हैं जहाँ पर चीड़ का जी बाहुल्य है, जी वहाँ जो चीड़ की पत्ती होती है वो नीचे गिरती है, उसे पिरूल कहते हैं। वो नीचे गिरती है और उसमें अल्फा बीटा पाइनीन्स होती हैं। उसकी वजह से सॉइल भी एसिडिक होती है और वो ड्राई, एक तरीके का ड्राई लोड जमीन पे जमा कर देती हैं, जो कि एक ज्वलनशील पदार्थ के रूप में जमा अच्छा रहता है। जी अब वो जब परत दर परत जमा होता चला जाता है, तो वहाँ पर आप ये समझिए कि आप एक बारूद के ढेर पर बैठे हैं। अगर वहाँ किसी ने आग लगा दी जी या जी किसी की गलती से वहाँ आग लग गई, जी तो उसे भड़कने में समय नहीं लगता और वो तत्काल भाव से बढ़ती है, एकदम तेजी से फैलती है। और पहाड़ी क्षेत्र में से कंट्रोल करना बहुत मुश्किल बहुत होता है। उसमें हमारे स्टाफ लगातार प्रयास करते हैं। हमारा जो क्रू स्टेशंस, वन विभाग, अपने प्रयासों की बात करें, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे एक फॉरेस्ट का, जैसे कॉर्बेट की अगर हम बात करें, तो कॉर्बेट का जो क्षेत्र है वहाँ चीड़ बाहुल्य क्षेत्र नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ साल के जंगल है और साल जी। की पत्तियाँ भी उतने ही सूखी पत्तियाँ उतनी ही ज्वलनशील होती हैं। हम्म। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है हमारे सामने। तो हमारी जो फायर लाइन्स हैं, सबसे पहले तो जो फायर लाइन्स हैं कंट्रोल करने के लिए जो बनाई जाती है, जी उनकी लगातार साफ सफाई करनी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हम लीफ ब्लोअर्स का प्रयोग करते हैं, फायर रेक्स का प्रयोग करते हैं और उससे पत्तियों को उस क्षेत्र से हटा देते हैं, ताकि एक फायर ब्रेक क्रिएट हो जाए। अगर फायर आग कहीं लगती भी है तो वो उस क्षेत्र से आगे ना बढ़ता है। एक तो ये। उसके अलावा हमारे क्रू स्टेशंस बने होते हैं। तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग क्रू स्टेशंस हैं, मास्टर कंट्रोल रूम्स हैं जो वायरलेस से कनेक्टेड हैं, और उसमें हमारे फायर वॉचर्स रहते हैं। फायर जी। वॉचर्स, फायर गार्ड जिनको हम कहते जी हैं। जी तो उनका एक काम होता है कि वो एक रिस्पॉन्स टाइम कम से कम हो, तत्काल प्रभाव से उस क्षेत्र में पहुंच के फॉरेस्ट को और ये फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल करने का काम करेंगे। वो उनका ये दायित्व बनता है। और उसकी पूरी एक टीम होती है, उसके पास गाड़ियों की उपलब्धता होती है, उसके पास बाकी इक्विपमेंट्स होते हैं, रिलीफ ब्लोअर्स होते हैं। तो वो जो होता है इसको कंट्रोल, मैनुअली कंट्रोल करने का प्रयास करती है। लेकिन आप जानते हैं कि जंगल में तेज हवा चलने के कारण और इस तरीके का कंडीशन बन जाती जी है, तेजी से अगर आग फैली जी बहुत मुश्किल होता है कंट्रोल करना, और उसमें फिर स्टाफ की सुरक्षा को भी हमको ध्यान जी, में रखना पड़ता जी। है। तो ये सारे प्रयास हम लोग करते हैं कि कैसे हम इसको कंट्रोल करें। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण जो मेरे को लगता है, और जिसके बारे में आपने पूछा कि क्या मैसेज जी बिल्कुल हम देना चाहेंगे, जी तो वो एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है जो मैं आपके माध्यम से जो दर्शक हैं उन तक पहुंचाना भी चाहूँगा और जी। उनसे अपील भी करना चाहूँगा। जी देखिए, पर्यावरण संरक्षण हम सबकी जिम्मेदारी है, और जो नुकसान जंगल की आग से होता है पर्यावरण को, वो एक अपूर्णीय क्षति होती है। वो उसमें छोटे मोटे जानवरों, बायोडाइवर्सिटी का तो लॉस होता ही है, लेकिन जंगल में जो
जो उसके नेचुरल एम्बियंस है उसका बड़ा नुकसान होता है। चीड़ क्षेत्र में भले ही चीड़ बहुत रेजिस्टेंट है फायर के लिए और बहुत जल्दी रीजनरेट भी कर जाता है। आप अगर 2 महीने के बाद बरसात के सीजन के दौरान वहाँ जाएं उस क्षेत्र में तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि जंगल में आग लगी है। लेकिन इन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए यदि हम केवल इस बारे में सोचें कि जो जंगल की आग है उससे नुकसान कितना अधिक हो रहा है, तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जो लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरा कि वो कभी भी लोग किसी भी भावावेश में आकर या किसी अन्य कारण से जंगल में कभी भी आग ना लगाएं, इसके बारे में उन्हें बताने की आवश्यकता है और उसके लिए पब्लिक आउटरीच इवेंट्स वन विभाग को या हमारे स्तर से किए जाने बहुत ज़रूरी है। और इस साल हमने यही प्रयास किया कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में भी, इसके आसपास के जो वन हमारे जो फ्रिंज फॉरेस्ट एरियाज हैं वहाँ तक हम लोगों तक पहुँचें। उन्हें पब्लिक मीटिंग्स के दौरान जो हम लिविंग विद टाइगर्स प्रोग्राम चलाते हैं उस दौरान हम लोग फॉरेस्ट फायर की वर्कशॉप भी उनके साथ करते थे, उन्हें बताते थे बिजरानी के क्षेत्र में और कई एरियाज़ में। तो हम लोगों ने प्रयास ये किया है पूरे वन विभाग में इस वर्ष की अलग अलग क्षेत्रों में क्रूज स्टेशंस बने होते हैं जिसमें हमारे फायर वॉचर्स होते हैं, हमारा फ्रंटलाइन स्टाफ होता है, जिसका काम ये होता है कि रिस्पांस टाइम कम हो, जैसे ही आग लगे तो तत्काल मौके पर पहुंचकर सूचना मिलते ही उसको कंट्रोल करें और उसको जो है वहीं पर रोकें। उसके अलावा फायर ब्रेक्स जिनको हम फायर लाइंस बोलते हैं उनका मेंटेनेंस किया जाना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर हम लोग लीफ ब्लोअर्स से पत्तों की सफाई करते हैं ताकि उस क्षेत्र में यदि आग कभी लगती भी है तो उस लाइन से आगे क्रॉस ना करे, वहाँ पर आके रुक जाए। काउंटर फायर एक दूसरा तरीका होता है जिससे फायर को या जंगल की आग को रोकने का काम किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो लोगों के साथ एक पब्लिक आउटरीच इवेंट्स करने बहुत ज़रूरी हैं। हमें लगता है कि इस मुद्दे पर हमारा ध्यान और अधिक होना चाहिए। लोगों को जो वनाग्नि की दुर्घटनाएं हैं इससे क्या नुकसान होता है जंगलों को, इससे कितना पोल्यूशन होता है, कितना पर्यावरण दूषित होता है और अल्टीमेटली वो लोगों की स्वास्थ्य पर असर डालता है। तो इसके बारे में भी लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है और इसके क्या पिनल प्रोविजंस हैं। यदि कोई आग लगाते हुए पकड़ा जाता है तो उसके विरुद्ध क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इस बारे में भी लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। और इस वर्ष तो लगातार इस तरीके की कार्रवाई अलग अलग वन प्रभागों में हुई है। बहुत इसको लगातार मॉनिटरिंग इसका किया गया है और इस पर लोगों को दंडित भी इसमें किया गया है। लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि हमें लोगों तक लगातार अपनी बात पहुंचानी चाहिए, उनके साथ बैठकर समझकर उनको बताना बहुत ज़रूरी है कि क्यों ये जंगल की आग इतनी नुकसानदायक है और क्यों इसको किस प्रकार से हम लोग कंट्रोल करने में आम जनमानस का सहयोग हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। उस बारे में हम लोगों को आगे बढ़ने की आवश्यकता मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। और लगातार कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की परिधि में जितनी हमारी फॉरेस्ट रेंजेस हैं, जहाँ जहाँ हमारे फायर सेंसिटिव एरियाज़ हैं, वहाँ पर बैठकर हम लोगों ने लिविंग विद टाइगर्स प्रोग्राम के साथ साथ जब हम गाँव वालों के साथ बैठ करके चर्चा करते हैं, बातें करते हैं, माइक्रो प्लानिंग करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट की, तो भी हम ये फॉरेस्ट फायर का मुद्दा उनसे जरूर डिस्कस करते हैं, जरूर उनकी राय जानते हैं, उनको समझाने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से ये घटनाएं कितना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं और इसके बारे में यदि आपको कोई घटना तत्काल पता चलती है तो हमको सूचित करें। तो इसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। हमारा मास्टर कंट्रोल रूम एक कॉर्बेट में भी बना हुआ है और पूरे प्रदेश स्तर पर देहरादून में लगातार इसकी मॉनिटरिंग की जाती है। फॉरेस्ट फायर के अलर्ट्स एफएसआई से हमको लगातार प्राप्त होते हैं। एसएमएस के माध्यम से संबंधित फॉरेस्ट गार्ड तक जो है अलर्ट जाते हैं। तो फील्ड डायरेक्टर के तौर पर तो मुझे प्राप्त होंगे, फिर उसके अलावा नीचे जितने संबंधित अधिकारी हैं सबको फायर अलर्ट जाते हैं। तो तत्काल हम लोग एक्शन में आते हैं और तत्काल इसके निदान की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। लेकिन किसी भी चीज़ का निदान तभी संभव है जब हम उससे जनित कारकों का विश्लेषण करें और उससे जो लोग, जैसे मैंने आपको बताया कि एंथ्रोपोजेनिक रीजन है, सारे के सारे मानव जनित कारण हैं, तो उस पहलू को हम लोग को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम इस पर सार्थक रूप से कंट्रोल कर पाएंगे। तो कोई आप विशेष संदेश देना चाहेंगे आम लोगों तक कि क्या नहीं करना चाहिए उन्हें? जी, तो आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, इस फॉरेस्ट फायर से या वनाग्नि से जो नुकसान पर्यावरण को होता है, जो जंगली जानवरों को जो नुकसान होता है, जो हमारी प्रिस्टीन फॉरेस्ट वेल्थ है उसको जो नुकसान होता है वो तो होता ही है। लेकिन आम जनमानस यदि ये सोचे कि इससे मुझे कोई नुकसान नहीं है तो वो गलत है। वो सारा प्रदूषण कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन पर ही प्रभाव डाल रहा है, उनकी सेहत पर असर डाल रहा है और एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। वन संपदा हमारी राष्ट्रीय संपदा है, राष्ट्रीय निधि है, तो उसका संरक्षण और संवर्धन करने के लिए हमें पूरा प्रयास करना चाहिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी इस बात को कहता है, हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं वो भी इस बात को कहते हैं कि हमारा हर एक सिटीजन का ये राइट है कि वो अपने पर्यावरण संरक्षण करे, उस पर पूरा प्रयास करे और उस पर अपना पूरा सहयोग प्रदान करे वन विभाग को। तो ये मेरा आपके माध्यम से आम जनमानस से। आखिर में हमारे आदि ग्रंथ, हमारे वेद, वो हमारे वन संरक्षण को लेकर आखिर हमें क्या उपदेश, क्या संदेश देते हैं? देखिए,
हमारे जितने पुराण हैं जी या वेद हैं, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इनफैक्ट जो हमारा भारतीय वन सेवा का जो आदर्श वाक्य है, हम्म, अरण्य ते पृथ्वी सो नमस्ते, जी ये अथर्ववेद से लिया से हुआ। लिया गया वाक्य है। तो इसका अर्थ ये है कि मतलब जब हम हमारी पूरी सर्विस का इंस्पिरेशन जी वेदों से जी कहीं ना कहीं लिया हुआ है। यदि हम गीता की बात करें तो गीता भी यही बताती है कि आप जो है जो एक मानव के जीवन जी का सम्मान हम्म, आपको करना चाहिए। हम्म, आपको एक हम जिस भी पर्यावरण क्षेत्र में रह रहे हैं, जिस भी एरिया में रह रहे हैं, जी हमको पूरा प्रयास ये करना चाहिए कि हम अपना करुणा से काम करें। लोग जो हमारी जितने जीव जंतु हैं उनके प्रति करुणा का भाव रखें, उनके प्रति संवेदनशील रहें, उनके संरक्षण और संवर्धन के प्रति काम करें। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। और आदि ग्रंथ में केवल पर्यावरण संरक्षण की बात ही नहीं कही गई है, उसमें आत्मा और पर्यावरण के मेल किस प्रकार से जी होता है जी उसके बिल्कुल बारे में बहुत अच्छे जी विचार उसमें रखे गए हैं। हम्म, स्वच्छ पानी का क्या महत्व है, स्वच्छ हवा का क्या महत्व है, और जी वो किस प्रकार से आपकी सेहत को प्रभावित कर सकता है, इसके हम्म, बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं। हम्म, तो कहने का अर्थ ये है कि इसका अगर हम पूरा समावेश करें तो हमारे पुराणों के साथ साथ जो हमारे नए जो हमारे जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, इवन अगर हम लिटरेचर की बात करें जी तो हमारे कई कवि ऐसे हैं जो जिन्होंने इस बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं जी कि वृक्ष लता द्रुम पादप पल्लव हरित वस्त्र मेरे आभूषण, इन्हें काट मत मुझे उजाड़ो, ये करते हैं दूर प्रदूषण। ये कहानी कवि आज नहीं, ये दशकों से इन बातों को कह रहा है। जी तो इस तरीके की जो नेचर इंस्पायर्ड पोइट्रीज हैं या जी नेचर इंस्पायर्ड ग्रंथ हैं जी या हमारे पुराण हैं, वेद हैं, इनसे हमें इंस्पिरेशन लेनी चाहिए और इनसे इनमें जो बातें कही गई हैं उनका हमें कहीं ना कहीं आत्मसात करते हुए उन पर जरूर कार्रवाई करनी चाहिए। तो धीरज जी, आज विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।